ब्रेक के बाद आपका स्वागत है इंश्योरेंस मंत्रा के एक्सपर्ट स्पीक सेगमेंट में। और आज हमारे एक्सपर्ट स्पीक सेगमेंट में जुड़ रहे हमारे साथ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के वेटरन, एचडीएफसी अर्गो जनरल इंश्योरेंस के पूर्व प्रेसिडेंट और चीफ अंडरराइटिंग ऑफिसर अनुराग रस्तोगी जी। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आज इंश्योरेंस मंत्रा के शो में। एक अनुराग दूसरे अनुराग से आज इंश्योरेंस पर चर्चा कर रहा है और दोनों के दिल के करीब है इंश्योरेंस का सब्जेक्ट। तो शो की शुरुआत करते हैं सर, एक्सपर्ट स्पीक सेगमेंट की शुरुआत करते हैं। सर, आपसे यही समझना चाहूँगा, जो नई पॉलिसी लेने लोग जा रहे हैं उन्हें क्या कम से कम कितना बीमा लेना चाहिए? क्योंकि हमेशा हमारे पास ये सवाल आता है कि हेल्थ इंश्योरेंस के लिए किसी को तैयार करते हैं, भाई हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, लेकिन वो पहले यही पूछता है यार कितना बीमा लूं, कितना हेल्थ इंश्योरेंस कवर लूं। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी, अपने शो में मुझे बुलाने के लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। देखिए, जो आज हेल्थ इंश्योरेंस इतना ज़रूरी हो गया हर एक के लिए, और अगर आप देखें तो हमारे देश में करीब 50 करोड़ हमारे देशवासियों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में 5 लाख रुपए का कवरेज मिल रहा है। वो ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे के हैं, और अगर उनको 5 लाख का कवरेज सरकार समझती है ज़रूरी है, तो ये तो एक बेयर मिनिमम कवर है जो सबको खरीदना ही चाहिए। और जैसे ही नौकरी लगे सबसे पहला काम खरीदना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस। ऑफ कोर्स लाइफ इंश्योरेंस भी, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर खरीदना चाहिए, तो कम से कम 5 लाख रुपए। लेकिन जो थोड़ा सा मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, जो 25,000 से 50,000 रुपये पर मंथ और या उससे ज़्यादा कमाते हैं, मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि वो 10 लाख का कवर खरीदें। और जैसे ही उनकी शादी होगी, उनकी पत्नी भी कवर हो जाएंगी उसमें, और जैसे ही उनका बच्चा होगा, तो एक फैमिली कवर 10 लाख रुपए का मुझे महसूस होता है कि बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो ज़्यादा का कवर भी खरीदना चाहिए। उसका कारण ये है कि आज कवर खरीदते समय मैं स्वस्थ हूँ तो मैं 50 लाख का कवर भी खरीद सकता हूँ, 20 लाख का कवर भी खरीद सकता हूँ, 1 करोड़ का भी खरीद सकता हूँ। लेकिन जिस तरह से आज बीमारियाँ बढ़ रही हैं, और उसमें एक बार अगर मुझे बीमारी लग गई तो मुझे समय छोड़ बढ़ाना बहुत मुश्किल होगा। और 10 लाख का कवर जो आज सफिशिएंट लगता है, बहुत जल्दी वो कवर इनएडिक्वेट हो जाएगा, पूरा नहीं पड़ेगा, क्योंकि 12 से 15% इन्फ्लेशन की दर से मेडिकल ट्रीटमेंट की कॉस्ट बढ़ रही हैं। तो जितना ज़्यादा आप अफोर्ड कर सकते मेडिकल हैं उतना ज़्यादा ट्रीटमेंट की आप कॉस्ट अफोर्ड बढ़ करें। रही है, तो जितना आपको कवरेज बढ़ाना है वो अभी बढ़ा दीजिए, छोटी उम्र में ही बढ़ा दीजिए। अब सर, मैं हमारे दर्शकों के सवाल लूंगा आपसे। हमारे पास पहला सवाल है राज का, जयपुर से। राज अपने सवाल में पूछ रहे हैं कि उनके पास इंश्योरेंस पॉलिसी है और कवरेज के लिए उनके पास 2 विकल्प है। क्या विकल्प कौन सा बेहतर है? सुपर टॉपअप लिया जाए, उनके वो 10 लाख रुपए की एक पॉलिसी है जिसके ऊपर वो 40 लाख का सुपर टॉपअप ले ले, या फिर 50 लाख की एक पॉलिसी में वो 10 लाख रुपए का एक डिडक्शन ले ले, जो कि 10 लाख रुपए उनकी एम्प्लॉयर की पॉलिसी से कवर है। तो दोनों में कौन सा विकल्प आप उन्हें सुझाएंगे और दोनों में क्या अंतर है? सुपर टॉपअप एक डिडक्टिबल के साथ 10 लाख रुपए के साथ, या 50 लाख की पॉलिसी 10 लाख के डिडक्टिबल के साथ, दोनों दरअसल एक ही कवर है। दोनों का पर्पज़ ये है कि 10 लाख रुपए तक का ट्रीटमेंट आपको अपनी जेब से बेयर करना पड़ेगा। 10 लाख 1 रुपये से लेकर 50 लाख रुपए तक का खर्चा इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करेगी। तो 10 लाख रुपए डिडक्टिबल का कवर बहुत सारे लोगों के लिए खरीदना बहुत मुश्किल होता है। तो लोग क्या करते हैं, 10 लाख का बेस कवर खरीद लेते हैं, या 5 लाख का बेस कवर खरीद लेते हैं, और उसके ऊपर एक सुपर टॉपअप खरीद लेते हैं 20 लाख का या 25 लाख का या 50 लाख का, सो दैट 5 लाख तक के सारे खर्चे उनके बेस कवर में पूरे होते हैं, और 5 लाख से ऊपर के खर्चे उस सुपर टॉपअप पॉलिसी से पूरे होते हैं। और सुपर टॉपअप पॉलिसी का प्रीमियम काफ़ी सस्ता पड़ेगा 50 लाख का पूरी एक पॉलिसी खरीदने के कंपैरिजन में। जबकि आपका कवर पूरा पूरा 50 लाख का हो गया, 5 लाख तक का बेस कवर और 45 लाख का उसके ऊपर सुपर टॉपअप। जो सुपर टॉपअप लिया जाएगा उसमें क्या जो रूम रेंट है और बाकी जो कंडीशंस हैं वो चेंज हो सकती है? जबकि अगर आप 10 लाख का एक डिडक्टेबल के साथ 50 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो उसमें कोई भी लिमिट नहीं होगी। जनरली सुपर टॉपअप पॉलिसीज़ में ये लिमिट्स नहीं होती हैं, क्योंकि ये बड़े ट्रीटमेंट्स के लिए होता है।
ये सारी जो रूम रेंट की लिमिट्स होती हैं, ये सारी लिमिट्स ज़्यादातर बेस पॉलिसी में होती हैं, लेकिन पॉलिसी खरीदते समय एक बार उसको पढ़ ज़रूर लें, उसका ब्रोशर, उसकी कस्टमर इन्फॉर्मेशन शीट, सो दैट आप जब खरीद रहे हैं तो आपको पता हो कि आप क्या खरीद रहे हैं, और प्रयास करें कि ऐसा प्रोडक्ट खरीदें जिसमें ये लिमिटेशंस ना हो, रूम रेंट की लिमिटेशन या डिसीज वाइज लिमिटेशंस। Questions नहीं हो वो देखिए। अगला सवाल मैं लूंगा, अभिषेक का सवाल है चंडीगढ़ से। डिडक्टेबल डिडक्टेबल की वजह से प्रीमियम कितना कम हो सकता है अगर कोई 25 साल का आदमी 10 लाख की पॉलिसी ले रहा है और 1 लाख रुपए डिडक्टेबल ले रहा है और विदाउट डिडक्टेबल है? तो सर डिडक्टेबल क्या हेल्थ इंश्योरेंस को अफोर्डेबल बनाने के लिए डिडक्टेबल एक सही विकल्प है, एक सही ऑप्शन है और लोगों को लेना चाहिए? डिडक्टिबल बहुत ही अच्छा विकल्प है हेल्थ इंश्योरेंस को सस्ता बनाने के लिए। और अगर आप देखा जाए तो हेल्थ इंश्योरेंस का जो मेन पर्पज़ है वो ये पर्पज़ है कि जो मेरे रोज़मर्रा के मेडिकल खर्चे हैं उनसे जब बहुत ज़्यादा खर्चा बढ़ जाए तो मैं हेल्थ इंश्योरेंस में क्लेम करूं। तो अगर आप 25,000, 50,000 या 1 लाख का डिडक्टिबल खरीद सकते हैं, और ये डिडक्टिबल आपकी क्षमता के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना अमाउंट आपके लिए आपकी जेब पर बहुत भारी नहीं पड़ेगा, तो वो डिडक्टिबल अगर आप चूज़ कर लेते हैं तो उससे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। और रोज़मर्रा के छोटे मोटे ट्रीटमेंट आप अपनी जेब से करा लीजिए, लेकिन डिडक्टिबल के ऊपर का जब ट्रीटमेंट है तो वो आपको काफ़ी अच्छे से कवरेज मिल जाएगा। आप ज़्यादा बड़ा सम इंश्योर्ड खरीद सकते हैं अगर आप डिडक्टिबल थोड़ा सा चूज़ कर लेंगे। तो डिडक्टिबल में अलग अलग कंपनियों के अलग अलग डिस्काउंट होते हैं, लेकिन 40 से 50% तक का डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप एक अच्छा डिडक्टिबल चूज़ करते हैं। तो 1 लाख के डिडक्टिबल के लिए मैं समझता हूँ कि 40 से 50% तक का डिस्काउंट इंश्योरेंस कंपनियां देने को तैयार हैं आज की डेट में। डिडक्टेबल से आपका प्रीमियम कम हो सकता है। अगला सवाल है मोहित का पुणे से। हाउ डू आई नो व्हाट एक्सक्लूडेड फ्रॉम माई हेल्थ केयर पॉलिसी? कैसे पता करें कि मेरी हेल्थ पॉलिसी में ये चीज़ें कवर है और ये चीज़ें कवर नहीं है? दो ही तरीके हैं अनुराग जी। या तो अपनी पॉलिसी को पूरे मन से ध्यान से पढ़ लें, वरना आईआरडीए ने एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट मैंडेट किया है हर इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ, उसको बोलते हैं कस्टमर इन्फॉर्मेशन शीट। ये कस्टमर इन्फॉर्मेशन शीट एक बड़ी साधारण सी भाषा में एक छोटा सा डॉक्यूमेंट होता है जो पॉलिसी के सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस को समराइज्ड फॉर्म में पॉलिसी होल्डर के सामने पेश करता है। तो वो डॉक्यूमेंट पढ़ लें, और अगर आप पढ़ सकते हैं पूरी पॉलिसी तो पूरा पॉलिसी पढ़ लें। आपको पता लग जाएगा क्या आपकी पॉलिसी में कवर्ड है, क्या आपकी पॉलिसी में नहीं कवर्ड है, क्या एक्सक्लूजन्स हैं, क्या कंडीशंस हैं, और प्रयास कीजिए कि आप उन सारी कंडीशंस को फुलफिल करें। बिल्कुल। सुनील का अगला सवाल है, मेरे क्लेम सेटलमेंट में डिडक्ट हो जाता है पैसा हर बार, तो क्या वजह है कि क्लेम जब मिलता है तो पैसा कंपनी डिडक्ट कर देती है? लेकिन डिडक्शन की सबसे ज़्यादा शिकायत आती है जब लोग जो पॉलिसी में रूम रेंट अलाउ होता है उस रूम रेंट से ज़्यादा का रूम लेते हैं। बड़ा साधारण सा एक एग्जांपल ये है कि अगर रूम रेंट किसी पॉलिसी में 5,000 पर डे तक का अलाउड है, और अगर पॉलिसी होल्डर 10,000 का रूम रेंट ले लेता है, तो आप ये समझ लीजिए पूरे हॉस्पिटल के बिल में करीब करीब 50% की कटौती हो जाएगी। खर्चा 1 लाख रुपए का है, उसमें 50,000 रुपये करीब करीब कटौती हो जाएगी। तो लोगों को लगेगा मुझे बहुत कम मिल रहा है। कारण ये है कि आपको अलाउड 5,000 रुपये रूम रेंट था, आपने 10,000 रुपये का रूम रेंट लिया। एक बड़ा कारण कटौती का ये होता है। दूसरा एक छोटा कारण कटौती का ये होता है, कुछ कुछ कंज्यूमेबल्स हैं जो आईआरडीए ने भी माना है कि ये पॉलिसी में अलाउ नहीं होने चाहिए। वो बाकायदा पॉलिसी में लिखे होते हैं। हॉस्पिटल अपने बिल में वो कंज्यूमेबल्स लगाएगा, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी वो कंज्यूमेबल्स नहीं अलाउ करेगी। ज़्यादा से ज़्यादा ये पूरे क्लेम का 5 से 7% भी अमाउंट नहीं होता, ये बहुत छोटा अमाउंट होता है। ज़्यादा कटौती मैंने बताया इस वजह से होती है जब लोग रूम रेंट जितना अलाउड है उससे ज़्यादा बड़ा रूम ले लेते हैं। तो से ज़्यादा जिसका अलाउ उससे ज़्यादा देता है। अगला सवाल है मेरा अंकित का। ओपीडी, मेडिसिन और होम केयर ट्रीटमेंट क्या आजकल हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर कवर होते हैं? अमूमन अगर देखा जाए तो जो हेल्थ इंश्योरेंस की जो बेस पॉलिसी होती है उसमें ओपीडी, रूम रेंट नहीं कवर होता, ओपीडी और मेडिसिन नहीं कवर होते। उनके लिए अलग स्पेशलाइज्ड ओपीडी कवर्स अवेलेबल है मार्केट में, जो पॉलिसी होल्डर अध्ययन करके ओपीडी कवर खरीद सकते हैं। लेकिन होम केयर ट्रीटमेंट आजकल ज़्यादातर पॉलिसीज़ अपने पॉलिसी में कवर कर रही हैं। तो आप पॉलिसी खरीदते समय देखें कि होम केयर ट्रीटमेंट अलाउड है या नहीं। उसमें केवल एक ही कंडीशन होती है
कि डॉक्टर ये अलाउ करे कि इनका ये ट्रीटमेंट घर पे कंटिन्यू कर सकता है और इतनी क्रिटिकल कोई बीमारी नहीं है, उस केस में आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होम केयर ट्रीटमेंट भी आपको अलाउ करेगी। बिल्कुल। सचिन का एक सवाल है, सचिन पूछते हैं, कैन आई पोर्ट माई पॉलिसी फ्रॉम वन इंश्योरेंस कंपनी टू अनदर? क्या मैं अपनी पॉलिसी एक इंश्योरेंस कंपनी से दूसरी में पोर्ट कर सकता हूं जिससे मेरा पुरानी कंपनी का जो बेनिफिट है वो नहीं जाए? बिल्कुल आप पोर्ट कर सकते हैं। आप एज ए मैटर ऑफ राइट, एक पॉलिसी होल्डर का ये हक है कि वो जिस कंपनी में चाहे उस कंपनी में पोर्ट कर सके। और IRDA ने बड़ा नियम बनाया है कि उसके सारे बेनिफिट्स, उसका जो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज के वेवर का जो भी क्रेडिट है वो पूरा का पूरा उसको ट्रांसफ़र होगा। जो क्यूमुलेटिव बोनस उसको मिला हुआ है वो भी नई कंपनी में ट्रांसफ़र होगा। लेकिन ऐसा करें तभी उस कंडीशन में जब आप किसी वजह से बहुत ज़्यादा नाखुश हैं अपनी कंपनी से, क्योंकि पोर्टेबिलिटी में परेशानियां कभी कभी आ सकती हैं। अगर आपको ऑलरेडी कोई बीमारी हो चुकी है तो हो सकता है कि नई कंपनी आपका मेडिकल फिर से चेकअप कराए और फिर से आपको अंडरराइट करे। तो पोर्टिंग कभी करें जब एकदम ज़रूरी हो जाए, उसको बिना किसी बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न के पोर्ट मत करें पॉलिसी। आखिरी सवाल होगा मेरा सर आपसे, अगर किसी ने अपनी बीमारी नहीं बताई है, जाने अनजाने में इंश्योरेंस कंपनी को बीमारी नहीं बताई और बाद में अब अगर बताते हैं तो क्या वो बीमारी बतानी चाहिए या फिर उसे छुपा के रखना चाहिए? क्लेम होने से पहले जब भी आपको ये एहसास हो जाए कि आपको ये बीमारी थी, अपनी बीमा कंपनी को तुरंत बता दें और उस पॉलिसी में नोट करवा दें कि आपको ये बीमारी पहले से है। जो भी उसका एडिशनल प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी मांगती है वो एडिशनल प्रीमियम का भुगतान कर दें, जिससे क्लेम के समय परेशानी ना आए। हम इंश्योरेंस खरीदते इसीलिए हैं कि जब कोई हमें बीमारी हो तो हमें परेशानी ना आए, उस समय अचानक से पूरा फाइनेंशियल बर्डन हमारे ऊपर ना पड़े। अगर उससे बचना चाहते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी को पॉलिसी खरीदने से पहले ही बता दें, और अगर किसी वजह से भूल गए हैं तो क्लेम आने से पहले ही तुरंत इन्फॉर्म कर दें, और जो भी पॉलिसी में चेंजेस हों वो पॉलिसी अपनी इंश्योरेंस कंपनी से बात करके उन चेंजेस को एक्सेप्ट कर लें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग रस्तोगी सर, आज हमें वक्त देने के लिए और हमारे तमाम सवालों के विस्तार से जवाब देने के लिए। तो इंश्योरेंस मंत्रा में इतना ही, लेकिन जाते जाते हम आपको बताते हैं हमारा इंश्योरेंस बेसिक। क्या आप जानते हैं कि कम उम्र में हेल्थ इंश्योरेंस लेने से आपको लंबी अवधि में बड़ा फायदा मिल सकता है? अगर आप यंग एज में पॉलिसी लेते हैं तो आपका प्रीमियम बहुत कम होता है, कवरेज ज़्यादा मिलता है और मेडिकल चेकअप की अमूमन ज़रूरत नहीं पड़ती है। साथ ही आप आसानी से वेटिंग पीरियड पूरा कर लेते हैं, नो क्लेम बोनस कमा सकते हैं और क्लेम रिजेक्शन की संभावना भी बहुत कम रहती है। कम उम्र में हेल्थ इंश्योरेंस लेने से आप अपनी सेहत और जेब दोनों को सुरक्षित रखते हैं। तो बीमारी का इंतजार क्यों करना, जल्दी प्लान करें, कम प्रीमियम दे और सुरक्षित रहे। यही है हमारा इंश्योरेंस मंत्र।